हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का ये थर्ड लेक्चर है और आज हम बात करने वाले हैं वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे प्रोसेसेस से होकर वर्क होता है सिस्टम में और आज हम उन्हीं प्रोसेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स में मुख्यतः 5 टाइप के प्रोसेस होते हैं, जिसमें पहला प्रोसेस क्या है बच्चों हमारे पास। पहले प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में बोलते हैं इसको समतापी प्रक्रम। क्या बोलते हैं? समतापी प्रक्रम। अब नाम से ही ये पता चलता है, समतापी मतलब समानता। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बच्चों? आइसोथर्मल प्रोसेस इज द प्रोसेस in which the temperature of the system remain constant. कहने का अर्थ है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में किसी सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा और इस प्रोसेस में वर्क डन होगा। तो अगर टेम्परेचर किसी भी सिस्टम का क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ कि जो टेम्परेचर है वो किस पर डिपेंड करती है? इंटरनल एनर्जी पर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है ना? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये जाना था कि टेम्परेचर किस पर डिपेंड करती है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पर। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अब इस पे अगर हमको वर्क डन निकालना है तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करना पड़ेगा। तो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है बच्चों कि जो dq होता है वो किसके बराबर होता है? du प्लस dw के। पता है ना? ये इक्वेशन हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं या जान चुके हैं। तो हमने देखा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, इट मींस इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। और जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी तो इस du की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो या कांस्टेंट हो जाएगी। और जब ये जीरो हो जाएगा तो जो dq होगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों? dw के। आ रही है बात समझ में? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? दी गई ऊष्मा के। मतलब जो ऊष्मा हम देते हैं या जो ऊष्मा हम सिस्टम को देते हैं या सिस्टम से लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो किसके इक्विवेलेंट हो गया? डेल्टा क्यू के या डी क्यू के। इसका अर्थ ये हुआ कि जो वर्क डन होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में वो किसके बराबर होगा बच्चों? दी गई ऊष्मा के या ली गई ऊष्मा के। ठीक है? किसी सिस्टम को दी गई ऊष्मा या सिस्टम से ली गई ऊष्मा के द्वारा ही आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन होगा। आई होप कि आइसोथर्मल प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर का कांस्टेंट होना, इसके बाद जो है तो वर्क डन हमें प्राप्त होता है। ठीक है? दूसरा जो प्रोसेस है बच्चों हमारे पास क्या है? उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। ये क्या होता है बच्चों? एडियाबैटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम।
नाम से ये भी पता चलता है कि रुद्धोष्म का मतलब ये ऊष्मा को अवरुद्ध करता है। इट मीन्स इसमें जो हीट है उसका एक्सचेंज नहीं होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों? एडियाबैटिक प्रोसेस इज द प्रोसेस in which no exchange of heat between system and surrounding। तो एडियाबैटिक का मतलब क्या होगा बच्चों? कि कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ना तो सिस्टम में ना तो सराउंडिंग में। सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आई होप कि सिस्टम और सराउंडिंग आप जान रहे होंगे। तो सिस्टम में जब हम हीट देते हैं या सिस्टम से जब हीट लेते हैं, तो यहां पर हम उस सिस्टम से ना तो हीट ले सकते हैं ना ही हम हीट दे सकते हैं। कहने का अर्थ यह है एडियाबैटिक प्रोसेस में ना ही सिस्टम में हीट जाएगी ना ही सिस्टम से हीट ले सकेगी। कहने का अर्थ यह है कि हीट जो है यहां पर क्या रहेगा बच्चों? रिमेन कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट था, वहां पर क्या रहेगा बच्चों? हीट कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सिस्टम का हीट हमेशा सेम रहेगा। अब जब हीट चेंज नहीं होगा, तब हमारे पास जो वर्क डन होगा वो किसकी वजह से होगा वो देखते हैं। तो वो कैसे होगा बच्चों? यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? dq इज इक्वल टू होता है du प्लस dw। अब dq क्या है यहाँ पर? q क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है, हीट का चेंज हो नहीं रहा है। इट मींस चेंज ऑफ हीट भी क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो du प्लस dw। तो यहाँ पर dw की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी? माइनस du। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, इट मींस हीट क्या है? कांस्टेंट है। अब जब हीट कांस्टेंट है तो जो dw की वैल्यू आ रही है माइनस du के इक्विवेलेंट आ रही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो किस पर डिपेंड करती है बच्चों? इंटरनल एनर्जी पर। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्विवेलेंट होगी। समझ में आ रहा है? आई होप कि चीजें समझ में आ रही होंगी। संतापी में क्या होता था? हीट के जो वर्क डन है वो किसके बराबर होती थी? हीट के, जितनी हीट हम सिस्टम को दे रहे थे या जितनी हीट सिस्टम से ले रहे थे, मतलब चेंज ऑफ हीट पर डिपेंड कर रहा था वर्क डन। और यहां पर वर्क डन किस पर डिपेंड कर रहा है? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। आ रही है बात समझ में बच्चों? आई होप। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो प्रक्रम है हमारा वो बच्चों क्या है? समदाबी प्रक्रम, जिसको क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रक्रम, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो थर्ड प्रोसेस क्या है थर्मोडायनेमिक में? थर्ड प्रोसेस का नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समदाबी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम। अब नाम से ही फिर से ये पता चल रहा है कि इसमें क्या चेंज होगा, मतलब क्या कांस्टेंट होगा बच्चों? दाब कांस्टेंट होगा। और जब दाब कांस्टेंट होगा तो आइसोबैरिक प्रोसेस इज द प्रोसेस in which the pressure of the system is remain constant। इसका मतलब क्या हुआ
कि किसी सिस्टम में जो प्रोसेस प्रेशर होगा वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट होगा और वर्क डन होगा। और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा बच्चों, तब देखिए कि वर्क डन किस प्रकार से होता है, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में। और वो क्या होता है, dq इज इक्वल टू क्या होता है, du प्लस dw। अब प्रेशर का यहाँ कोई टर्म दिख नहीं रहा है, बट हम dw इज इक्वल टू, हमें पता है अगर हमें dw निकालना है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, हमने पढ़ा है pdv। जो dw होता है वो कितना होता है, pdv होता है। अब प्रेशर तो चेंज हो नहीं रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ चेंज हो सकता है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, dw इज इक्वल टू p इंटीग्रेशन dv। इट मींस जो वॉल्यूम है वो कहां से कहां चेंज हो रहा है, v1 से v2, या इसी को p v2 माइनस v1। समझ में आ रहा है? इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। जो वर्क डन होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। अगर मैं इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं, dq इज इक्वल टू du, तो dw की जगह ये पूरा टर्म रख सकता हूं, तो मेरे पास जो dq प्राप्त होगा बच्चों वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, du प्लस p v2 माइनस v1। यहां पर ये टर्म क्या दर्शा रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन को दर्शा रहा है। समझ रहे हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस में जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा, और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम में चेंज होगा, और dw हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जो वैल्यू होगी हमें इस इक्वेशन के हिसाब से या इस इक्वेशन की तरह प्राप्त होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। उसका नाम क्या है बच्चों, आइसोकोरिक या समआयतनिक प्रोसेस, समआयतनिक वक्रम। अब समआयतनिक का मतलब क्या हुआ, समआयतनिक मतलब आयतन कांस्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है बच्चों उसका नाम क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, समआयतनिक वक्रम हिंदी में। तो ये क्या होता है बच्चों, आइसोबैरिक प्रोसेस इज द प्रोसेस in which the volume of the system remain constant। आइसोकोरिक में क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इट मींस जैसे कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट हो रहा है, आइसोकोरिक मतलब समआयतनिक मतलब आयतन यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और वर्क डन होगा। और जब आयतन कांस्टेंट होगा तब वर्क डन यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकाल सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और वो क्या है बच्चों, dq इज इक्वल टू क्या होता है, du प्लस dw। dw का एक और हमको फार्मूला पता है, pdv, पता है ना, यहां से हमें पता है और हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du प्लस pdv। अब चूंकि dv क्या है हमारा, कांस्टेंट है, v कांस्टेंट, इट मींस चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट। तो dq हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, du के इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जो सिस्टम को हम हीट देंगे वो हीट किसके इक्विवेलेंट होगी, उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्विवेलेंट होगी, और यही इसका वर्क डन होगा।
समआयतनिक प्रक्रम यानी आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उसमें यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों, तो हमें जो वर्क डन प्राप्त होगा वो किसकी वजह से होगा? सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के चेंज की वजह से होगा। सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वही किसके इक्विवेलेंट होगा? दी गई ऊष्मा के, और यही इसका क्या होगा? वर्क डन होगा। समझ पा रहे हैं? आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट जो प्रोसेस है बच्चों, वो लास्ट प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पांचवा प्रोसेस है उसका नाम क्या है? साइक्लिक प्रोसेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? चक्रीय प्रक्रम। क्या बोलते हैं? चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस इज द प्रोसेस in which the system returned its initial state after series of changes। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि साइक्लिक प्रोसेस में जो सिस्टम में चेंजेस होंगे वो बहुत सारे प्रोसेसेस से होकर गुजरेगा। वो प्रोसेसेस कोई भी हो सकता है, समआयतनिक हो सकता है, समतापी हो सकता है, दाबी हो सकता है, एडियाबैटिक हो सकता है, आइसोकोरिक हो सकता है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कार्नोट चक्र, तो हमारे पास ऐसा कुछ प्राप्त होता था, है? तो यहाँ पर समतापी प्रक्रम होता था, मतलब ए से बी तक यदि सिस्टम, मतलब इनिशियल स्टेट उसका ए है और ये जो है फाइनल स्टेट है, मतलब ए से बी, ये यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ है वो किस प्रकार का प्रोसेस हुआ? समतापी। बी से सी में मान लीजिए कोई अनदर प्रोसेस हुआ, जैसे मान लीजिए एडिया हुआ, एडियाबैटिक हुआ, और सी से डी में फिर क्या हुआ बच्चों? फिर से आइसोथर्मल हुआ। ठीक है, और डी से ए आने में जो भी प्रोसेस यूज हुआ, जैसे मान लीजिए एडियाबैटिक ही हुआ, लेकिन यहां ए पर आने के बाद इसका जो ये अपनी इसकी जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर था, इसका पुनः वही प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हो जाएगा। इट मींस ये जिस स्टेट में पहले था उसी स्टेट में पहले फिर से वापस आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? ये बहुत सारे प्रोसेसेस से होकर गुजरेगा, इसी को क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। मतलब ए से स्टार्ट करेगा और फिर से ए से बी जाएगा, बी से सी, सी से डी और डी से ए। इस प्रकार जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? तो साइक्लिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी है वो सिस्टम की चेंज नहीं होती, क्योंकि उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? इनिशियल स्टेट में आने के बाद वो सेम हो जाता है। और जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम हो जाता है, इट मींस उसकी जो इंटरनल एनर्जी है बच्चों, यू जो है वो क्या रहती है? रिमेन कांस्टेंट रहती है। और जब यू रिमेन कांस्टेंट रहती है, यू कांस्टेंट होता है, तब उसमें जो वर्क डन होता है वो किस प्रकार से होता है? यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। हमारे पास क्या है बच्चों? dq बराबर क्या है? du प्लस dw। अब du क्या है? u यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। और जब u कांस्टेंट है, इसमें dq इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? dw। बिल्कुल आइसोथर्मल की तरह। आइसोथर्मल में भी यही प्राप्त हो रहा था, मतलब सिस्टम को जो ऊष्मा हम देंगे या जो हीट हम देंगे वो किए गए कार्य के इक्विवेलेंट होगा। साइक्लिक प्रोसेस पे जो किया गया कार्य होगा वो दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा के इक्विवेलेंट होगा, बिल्कुल आइसोथर्मल की तरह।
तो बच्चों आज हमने वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस देखे, जिसमें हमने पहला प्रोसेस क्या देखा, आइसोथर्मल प्रोसेस, जहां पर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट था और हमारे पास वर्क डन हो रहा था। वर्क डन किसके बराबर हो रहा था, dq इज इक्वल टू dw के इक्विवेलेंट हो रहा था। जब हम दूसरा क्या देखा था हमने, एडियाबैटिक देखा था। एडियाबैटिक में हमें क्या पता हुआ था कि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। इट मींस Q वहां पर क्या था, कांस्टेंट था। हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा था सिस्टम या सराउंडिंग में, तो कांस्टेंट कौन था, हीट था। Q जो है तो कांस्टेंट था और हमें वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी, dw की माइनस du। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस पे रुद्धोष्म प्रक्रम में जो किया गया कार्य है वो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्विवेलेंट था। फिर हमने आइसोबैरिक देखा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था, और जब प्रेशर कांस्टेंट था तो हमारे पास dw की वैल्यू क्या आई थी, pdv, और dv वॉल्यूम चेंज हो रहा था तो p v2 माइनस v1, है ना। और फिर इसी प्रकार हमने आइसोकोरिक देखा। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट था, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट की वजह से dq की जो वैल्यू आ रही थी वो इक्विवेलेंट आ रही थी इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर, है ना। और लास्ट में हमने क्या देखा था, साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में हमें ये पता चला कि जो dq है वो किसके इक्विवेलेंट है, dw के। साइक्लिक प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और जो सिस्टम है पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति मतलब इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है। आगे के लेक्चर में हम कार्नो साइकिल या कार्नोट इंजन के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।